तो मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। और सभी को नंदन अभिनंदन, जय हिंद। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? भारत और विश्व का भूगोल। क्या है? भारत और विश्व का भूगोल। जैसा कि हेडिंग हमने पहले ही डाल ली है। तो दोस्तों आज आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रोज हम लोग वन वर्ड्स का क्वेश्चन करते थे, आज क्या है एमसीक्यूज थोड़ी अलग तरीके की क्लास लेके आए हैं आपके लिए। जिसमें पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न में गौर करते हैं कि कौन सा रेगिस्तान बोल रहा है, कौन सा रेगिस्तान को वर्षा छाया रेगिस्तान कहा जाता है। तो जिनको क्वेश्चन का आंसर पता है वो क्या करें, अपने कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और जिनको नहीं पता वो अभी हमारे साथ देखें और जाने कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन सा रेगिस्तान वर्षा छाया रेगिस्तान कहा जाता है। तो भैया ना ही आपका गोबी रेगिस्तान होगा, ना ही टकला रेगिस्तान होगा, ठीक है। टकला वेरी स्मार्ट वाला टकला, तो काराकोरम भी नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट तो होगा क्या? थार रेगिस्तान। अब थार रेगिस्तान क्यों होगा? तो पहले तो ये जान लीजिए, थार रेगिस्तान को वर्षा छाया रेगिस्तान के नाम से भी जाना जा सकता है। सीधा आपसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने बनाया भी और इस तरीके का क्वेश्चन आया भी है। तो वर्षा छाया रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। और ऐसे ही क्यों बोला गया? क्योंकि जो हिंद सागर, कौन सा हिंद महासागर है आपका, ये हिंद महासागर से क्या करता है, जो बादल बनते हैं, हिंद महासागर से जो बादल बनते हैं वो उन बादलों को वर्षा करने से बीच में ही रोक देता है। क्या करता है? बादलों को वर्षा करने पे बने बादल क्या हुए, ये बादल बने और उनको वर्षा करने से रोक लेता है, ठीक है। करने से रोक लेता है कहाँ से? हिंद महासागर से बने बादलों को रोक लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछ ले कि ये कहाँ पर है, तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। कहाँ पर? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, इस भाग में, ठीक है, इस भाग में। तो ये अधिकांश भाग इसका राजस्थान में है और कुछ भाग इसका गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और आपका पाकिस्तान में भी है, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान के कुछ भाग आता है। कौन सा? आपका थार रेगिस्तान, ठीक है। कहाँ पर आता है? पाकिस्तान के सिंध में, पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, एक हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। इन चार राज्यों से क्या होता है, ये इन चार राज्यों में इनका कुछ अंश है, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी है, गुजरात में भी है, पंजाब और हरियाणा में भी है, पर सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग कहाँ पर है? तो वो राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान हो जाएगा। थार रेगिस्तान को वर्षा छाया रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि ये हिंद महासागर से बने बादलों को अपनी तरफ कहते हैं, पूरा पानी सोख लेता है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीकी देशों में कौन सा, दोस्तों अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा माना जाता है? अफ्रीकी देशों में क्षेत्रफल की देश, ठीक है, क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो उसमें कौन सा सबसे बड़ा देश पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश कांगो है नहीं, इसको हटा दिया। दक्षिण अफ्रीका एक खुद ही महाद्वीप है, इसको भी हटा दिया। सूडान नहीं है, तो बचा क्या? अल्जीरिया। क्या बचा? अल्जीरिया जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एक देश है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका में कितने टोटल देश हैं? अफ्रीका में कुल देश 54 है। कितने दोस्तों? 54 है, यानी कि 54 देश हैं। अगर पूछ ले कि सबसे छोटा क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा देश है, क्षेत्रफल से सबसे छोटा देश कौन सा अफ्रीका में? छोटा देश तो वो है सेशेल्स। कौन सा है दोस्तों? सेशेल्स। सेशेल्स सबसे छोटा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। और सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। कौन सा है दोस्तों? अल्जीरिया। और यहाँ का जो अफ्रीका है वो 21,83,741 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 741 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 21,83,741 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप।
फैला है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो ये क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा? तीसरा क्वेश्चन है। आपने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी का जो चलता हो, मतलब कि जो आग समय समय पे दे देता हो, उसको कहते हैं सक्रिय। जिसको सक्रिय का वर्णन पता हो, जो आपका एक्टिव हो। ठीक है, माउंट इरेबस ही इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? माउंट इरेबस ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अंटार्कटिका में केवल एकमात्र सक्रिय है। ठीक है, और ये जो माउंट एटेना है, क्या दोस्तों, ये माउंट एटेना आपका कहाँ पर है पड़ता है? ये इटली में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? इटली में। और ये चारों क्या है? सक्रिय ही ज्वालामुखी हैं, अलग अलग जगह के। माउंट एटेना भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। और माउंट कोटोपैक्सी पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट है माउंट मेरापिट। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो माउंट इरेबस आपका अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय है। और ये पड़ता कहाँ पर? ये रासद्वीप के अल्ट्रा पर्वत पर पड़ता है। कहाँ पर? रासद्वीप के अल्ट्रा पर्वत ऊपर स्थित है। ठीक है, राजद्वीप के जो माउंट इरेबस है, ये राजद्वीप के अल्ट्रा पर्वत 3794 मीटर ऊपर स्थित है। ठीक है, ऊपर स्थित है। और यहाँ पर क्या, राजद्वीप के यहाँ पर 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है। तो वो निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा तीसरा प्रश्न आ चुका है, सॉरी 4th प्रश्न। यानी कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भूकंपी घटनाएं होती हैं उनको भूकंपी तीव्रता और आघात तीव्रता, हाँ क्या है दोस्तों? भूकंप तीव्रता। कौन सी? भूकंप तीव्रता एवं आघात तीव्रता। आघात तीव्रता के अनुसार मापते हैं। ठीक है, कौन सा? भूकंप तीव्रता एवं आघात तीव्रता के साथ। तो भूकंप तीव्रता के बारे में पूछा है, तो भूकंप तीव्रता आपका रिएक्टर के पैमाने से मापा जाता है। किससे? रिएक्टर के पैमाने से। और जो आपका आघात तीव्रता है वो उसको किससे मापते हैं? मर्केली पैमाने से। ठीक है, तो भूकंप तीव्रता के लिए जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको रिएक्टर में टिक करना है। और अगर आपका आघात तीव्रता को कहते हैं पूछे कि किससे मापा जाता है, तो मर्केली पैमाने से। और भूकंप तीव्रता और आघात तीव्रता क्या है? तो भूकंप तीव्रता, जब भूकंप आता है तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है उससे संबंधित भूकंप तीव्रता के लिए रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। और जब जो लॉस होता है, आघात होता है, तो वो आपका मर्केली पैमाने से मापा जाता है। ठीक है, मैनोमीटर आपका जल तथा वायु का दाब मापने के लिए होता है। जल वायु का दाब मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैनोमीटर किस लिए? जल तथा वायु का दाब मापने के लिए। और बर्नौली क्या है? बर्नौली जो वायुयान के पंखे होते हैं उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वायुयान के पंखे बनाने में, के पंख बनाने में। ठीक है, बर्नौली पैमाना। तो ये आपका भूकंप तीव्रता और आघात तीव्रता का क्वेश्चन हो गया। तो जो भूकंप तीव्रता, ये रिएक्टर पैमाना है जो भूकंप तीव्रता मापता है, वो कितना बताता है? रिएक्टर पैमाने के साथ 0 से 10 तक होती है। ठीक है, उसके मापने की ऊर्जा कितनी होती है, तीव्रता कितनी होती है? भूकंप रिएक्टर पैमाने की मापन शक्ति 0 से 10 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 0 से 10 होती है। रिएक्टर पैमाने की मापन शक्ति 0 से 10 होती है। और मर्केली पैमाने की क्या होती है?
मापन शक्ति ये होती है 0 से 12 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 0 से 12। तो अगर भूकंप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो इतने में सही आएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने उसको नोट कर लिया होगा, बकायदा अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट है रॉक टर्फ किसका उदाहरण होता है? तो रॉक टर्फ में दोस्तों रूपांतरित का नहीं होता, बार टर्फ का नहीं होता, तलचट्टी का नहीं होता, ये होता किसका है? अग्निमय चट्टानों का। तो ये क्या है? टॉर्फ रॉक अग्निमय चट्टानों का उदाहरण होता है। तो ये बनती कैसे हैं? ये आपके मैग्मा को ठंडा होने पर बनती हैं। कैसे बनती हैं? जो मैग्मा होता है, मैग्मा के ठंडा होने पर बनती हैं, होने पर बनती हैं, ठीक है। तो ये मैग्मा के ठंडा होने पर बनती हैं। नेक्स्ट क्या है? ये इनका जब ठोस रूप होता है उसके अलग अलग नाम होते हैं, और उसका नाम उसके रूप, आकार तथा उनके आसपास जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो इनके कुछ नाम हैं, जैसे कि बैथोलिथ, लैकोलिथ, एंड है स्टॉक। क्या है? स्टॉक। आपसे रॉक टर्फ रॉक की जगह आपको इन तीनों का नाम भी दे सकता है, ठीक है। जैसे में जो लिखा है कि बैथोलिथ और लैकोलिथ और स्टॉक, ये किसके एक उदाहरण है? तो ये किसके? अग्निमय चट्टानों के उदाहरण। अग्निमय चट्टानें बनती किससे हैं? ये मैग्मा का ठंडा होने पर बनती हैं, ठीक है। ये इनको पहचाना कर जाता है, इनके आकार रूप के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है, और जो इनके आसपास की जो चट्टानें हैं उनके अकॉर्डिंग इनके नाम भी रखे जाते हैं। जैसे कि आपके 3 नाम बता दिए हैं, बैथोलिथ, लैकोलिथ और स्टॉक, ठीक है। ये इनके 3 नाम हैं, और टर्फ रॉक भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कैप्टन जेम्स कुक, इनका नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा और इनके क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, ठीक है। तो कैप्टन जेम्स कुक कौन है? कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की थी? तो भैया अफ्रीका तो की नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं, सॉरी अंटार्कटिका की भी नहीं की थी, किसकी थी? ऑस्ट्रेलिया की किसकी की? हाँ, किसकी की थी? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो कैप्टन, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। क्या है? एक द्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जेम्स कुक ने किसकी खोज? जेम्स कुक ने तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, पर उन्होंने न्यूजीलैंड, की भी खोज की थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड की खोज की। पर कहा जाता है कि ये खोज जो थी वो इनकी नहीं थी, ये खोज जो न्यूजीलैंड की खोज थी दोस्तों, न्यूजीलैंड से। और ये खोज कब की थी? पहले तो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी उन्होंने 1770 में की थी। कब की थी? 1770 में। और न्यूजीलैंड खोजा कब गया था? 1769 में। कब खोजा गया था? इसकी खोज हुई थी 1769 में, ठीक है। तो ये खोजा था सबसे पहले पुर्तगाली में एक तस्मान। कौन थे? आबेल तस्मान थे। कौन थे? आबेल तस्मान, ठीक है। आबेल तस्मान थे। वो कहाँ के थे? ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ये इन्होंने 1769 में न्यूजीलैंड की खोज की थी, पर जेम्स कुक ने इसे प्रमाणित किया था, इसीलिए न्यूजीलैंड को जो खोज कैप्टन जेम्स कुक के नाम पे कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि न्यूजीलैंड की खोज केवल उन्होंने प्रमाणित किया था, पर खोज किसने की थी? आबेल तस्मान। कहाँ के थे? ये पुर्तगाली के थे, ठीक है। और 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं होता है? ठीक है, होता नहीं लगा है। क्या है? किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं होता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं होता है। ये बात सुन लीजिए, कि मौसम ठंडा बिल्कुल ही नहीं होता, यहाँ नॉर्मल सीजन रहता है। तो एशिया के बाद जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के जो निकट जो मध्य है, भूमध्य रेखा जो है, किसके कारण होता है ये भी देख लीजिए कि भूमध्य रेखा जो है
भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर जाती है। कहाँ से? मध्य से होकर जाती है। और उत्तर से कर्क रेखा व दक्षिण से आपकी मकर रेखा जाती है। कौन सी? मकर रेखा होकर जाती है। मकर रेखा जाती है। और आपका अफ्रीका जो है एक उष्णकटिबंधीय है। क्या है? एक उष्णकटिबंधीय द्वीप है। तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा आपका क्या है? बहुत ही समीप है। किसके? अफ्रीका के बहुत ही अधिक समीप होने के कारण यहाँ पर वर्षा कम होती। क्या होती है? वर्षा कम होती है। और गर्म हवाओं के कारण यहाँ की जलवायु क्या है? बहुत ही नर्म है और शुष्क है। क्या है? नम और शुष्क। नर्म नहीं दोस्तों, नम है। यहाँ की जलवायु नम और शुष्क है, क्योंकि भूमध्य रेखा क्या है? ये आपकी बहुत निकट है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अत्यधिक निकट होने के कारण यहाँ का वर्षा कम होती है और क्या है? यहाँ का मौसम नम है। ठीक है, अगर पूछ ले किस महाद्वीप की सबसे नम जलवायु हो, तो अफ्रीका महाद्वीप की ही सबसे नम जलवायु होती है। और यहाँ पर मौसम बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, बहुत ही गर्म, ठंडा नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी कौन सा पूछ रहा है, किस प्रकार की तबाही से कौन सा जंगल दोबारा उग जाता है? चाहे किसी भी प्रकार की तबाही हो। ठीक है दोस्तों, चाहे किसी भी प्रकार की तबाही हो, वो जंगल दोबारा उग जाता है। तो कौन सा जंगल है? प्राचीन जंगल नहीं होगा, बंद जंगल बिल्कुल नहीं होगा, बंद है वो तो कैसे, खुला जंगल ये भी बेकार है, द्वितीयक जंगल, नाम से ही पता चल रहा है कि दोबारा अपना ये रिकवरी कर सकता है। तो किसी प्रकार की तबाही हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे वो जल जाए, चाहे वो कट जाए, वो द्वितीयक वन ही दोबारा उग जाते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक वन ही ऐसे जंगल हैं जो दोबारा उग जाते हैं। इनमें एक पेड़ भी होता है, या हमारे यहाँ तो एक, बताइए कौन सा वृक्ष है जिसको काट दिया जाए, जला दिया जाए, वो उसको पानी मिलते ही वो दोबारा उग जाता है। तो वो उसको हमारे यहाँ तो बेसरंग का पेड़ बोलते हैं। और आपके यहाँ कौन सा पेड़ बोलते हैं, उसको कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आज की क्लास हमारी जो भी हल्की सी भी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।